अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे एंजाइम का टॉपिक चल रहा था, हमने एंजाइम की हिस्ट्री पढ़ी थी, हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन की देखा था। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़े थे, एंजाइम के मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर? तो अगर उससे पहले आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, पहले जाकर वो वीडियो देख लें ताकि ये मजीद अच्छी समझ आए। और दूसरी चीज कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल बटन जो है उसको दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सेकंड चीज, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एंजाइम काम कर रहा है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 60 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बिल्कुल कम होगी, बिल्कुल हल्की होगी। ठीक है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर जो होता है, ज्यादातर जो एंजाइम होते हैं उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी कब होती है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 310 केल्विन पर या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट पर। उसके बाद मोस्टली एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाती है उनकी एक्टिविटी कहां पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर या फिर 32 फ़ारेनहाइट पर। और एंजाइम जो होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, मतलब उनकी एक्टिविटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहां पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या फिर 373 केल्विन पर या फिर 212 फ़ारेनहाइट पर। तीनों के टेम्परेचर याद रखने हैं, कोई भी एग्जामिनेशन में आपसे एमसीक्यू वाइज पूछ सकता है। ग्राफ क्या शो कर रहा है? ग्राफ ये शो कर रहा है कि देखिए एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है देख रहे हैं आप एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती जा रही है जी? बढ़ती जा रही है। और वहां देखिए जाकर सबसे ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी क्या कह रहा है? मैक्सिमम हो गई। कहां जाकर मैक्सिमम हुई है? 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। और वहां से जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो गई और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है सबस्ट्रेट क्वांटिटी। सबस्ट्रेट क्वांटिटी यहाँ लिखा नहीं है, इजी है, इस वजह से वैसे ही समझा देता हूँ। जिस तरह एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आप जैसे जैसे सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक हद तक। जब आप उस हद से ज्यादा सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, एंजाइम नहीं बढ़ा रहे आप, तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसकी मिसाल अगर हम देखते हैं, इसकी मिसाल यूं ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्रक है जो लोड हुआ है और उसको खाली कर रहे हैं कुछ मजदूर, फॉर एग्जांपल 10 मजदूर हैं। अब एक ट्रक को खाली कर रहे हैं वो 10 मजदूर मिलके आधे घंटे में। अब एक ट्रक खाली हो जाता है। अब जो मजदूर हैं वो क्या है? एंजाइम है। लेकिन अगर मजदूर में 10 ही रखूं और एक ट्रक और आके रख दूं, मतलब सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को मैंने मजीद ज्यादा डबल कर दिया, तो अब क्या होगा? क्या अब भी वो आधे घंटे में खाली करेंगे दोनों ट्रक? नहीं यार, ज्यादा टाइम में होगा। फॉर एग्जांपल वो पौने घंटे में होगा या वो 1 घंटे में होगा। ठीक है, तो इस तरह जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक हद तक, उस हद के आगे आप जाएंगे तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सेकंड चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी? पीएच। पीएच का भी बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब पीएच आप चेंज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। पीएच क्या, स्टमक के अंदर जो एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन की पीएच कितनी होती है? 1.4 होती है। अब ये एंजाइम जो है अगर ये न्यूट्रल जगह पर आ जाए या अल्कलाइन जगह पर आ जाए, मतलब बेसिक जगह पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड चीज, थर्ड चीज हमारे पास क्या आ जाती है जी? आ जाती है हमारे पास कोएंजाइम। अब कोएंजाइम क्या होता है? दरअसल पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो प्रोटीन के पार्ट के साथ लगा हो, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके पास क्या होगा जी? ऑर्गेनिक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोएंजाइम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि कोएंजाइम के बिना एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, मतलब वो डीनेचर हो जाएगा, अनेबल टू फंक्शन कर देगा, मतलब फंक्शन खत्म हो जाएगा उसका। एग्जाम्पल एनएडी, एफएडी। ठीक है, को ए एंजाइम जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा मोस्टली विटामिन आर को एंजाइम होते हैं।
सेकंड थर्ड, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है? दरअसल एक्टिवेटर ये इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। एक्टिवेटर को हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कोफैक्टर, जिस तरह हमने पढ़ा था। तो कोफैक्टर क्या होते हैं? अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो आपके पास, इनऑर्गेनिक हो, तो उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में इसकी क्या दी हुई है? एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है मैग्नीशियम है, इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है किसका जी? फॉस्फेटेस का। इसके अलावा जिंक है, जिंक किसका होता है जी? जिंक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आ जाती है? इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? जो चीज को रोक दे, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। ये दोनों क्या है? कोएंजाइम एक्टिवेटर क्या है? प्रोमोटर है। और ये क्या है? इनहिबिटर, मतलब क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगा, रिड्यूस करेगा। दो तरह के हमारे पास इनहिबिटर आ जाते हैं, दैट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? जो क्या करेगा? कॉम्पीट करेगा किसके साथ ही? सबस्ट्रेट के साथ। ये क्या करेगा? कॉम्पीट करेगा। मतलब ये कहां आके अटैच होगा? ये एक्टिव साइड पर, एंजाइम की एक्टिव साइड पर आकर लगेगा। और जैसे ही वे एंजाइम की कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइड पर आकर लगेगा, तो अब क्या होगा? अब जो सबस्ट्रेट है असल, अब वो नहीं लग सकता, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है? नॉन कॉम्पिटेटिव मतलब क्या है? जो कंपीट नहीं करेगा, मतलब एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होगा, ये एक्टिव साइड से किसी और साइड पर बाइंड होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? एलोस्टेरिक साइड कहते हैं। अब जब सवाल है यहाँ, जब ये एक्टिव साइड पे बाइंड ही नहीं हो रहा, तो एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस किस तरह कर रहा है? तो बेसिकली जवाब क्या है? जब ये एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होता है, एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड होता है, तो ये क्या करता है? दरअसल एंजाइम की क्या शेप को चेंज करवा देता है। ठीक है, ये क्या कर देगा? जैसे ही उसके साथ बाइंड होगा, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी। अब जब शेप ही चेंज हो जाएगी, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है, एंजाइम को पहचानेगा कैसे? तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। अगर हम डायग्राम से देखते हैं, तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, ठीक है, यहां आके लगता है सबस्ट्रेट, लेकिन आगे क्या लग रहा है? कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर लग रहा है। कौन सी साइड है? एक्टिव साइड है। और इसके अपोजिट कौन सी साइड होती है? दैट इज एलोस्टेरिक साइड। ठीक है, इसी के बरक्स अगर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहां लगेगा? एलोस्टेरिक साइड पर लगा। अब जब वो एलोस्टेरिक साइड पर लगेगा, तो अब क्या हो गया? देखिए, पहले थी एंजाइम की जो शेप थी वो इस तरह थी, अब एंजाइम की शेप चेंज होकर चेंज हो गई। क्या अब सबस्ट्रेट इसके अंदर आ सकता है? तो बेसिकली अब सबस्ट्रेट इसके अंदर नहीं आ सकता। इसी वजह से ही एंजाइम की क्या हो गया? एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। उसके बाद यहां पर टॉपिक हमारा क्या होता है? खत्म होता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर पर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के लिए आप इंफॉर्मेटिव रह सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।